आज मैं आपको ओम का नियम तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो ओम का नियम आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक में उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। माना ये एक चालक है, ठीक है, ये क्या है, एक चालक है और हमने इसके सिरों के बीच एक विभवांतर लगाया है। भाई आपने अनुगमन वेग पढ़ लिया है ना। जब तक हम विभवांतर नहीं लगाते सारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में या फिर चालक में वो एट रैंडम यादृच्छिक गति करते रहते हैं इधर उधर कोई, और उनकी औसत गति क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन जैसे ही हम चालक पर कोई विभव लगाते हैं, है ना, विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें एक अनुगमन वेग उत्पन्न होता है। वो एक निश्चित डायरेक्शन में गति करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये तो आपने अनुगमन वेग में पढ़ा था। अब ओम का नियम क्या है? ओम का नियम हमें ये बताता है कि यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, हम इसको बहुत ज्यादा गर्म ना करें या फिर बहुत ज्यादा इसे दाब ना दें, नॉर्मल टेम्परेचर हो, नॉर्मल ताप हो और नॉर्मल दाब हो, ठीक है ना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो इसके सिरों के बीच बहने वाली धारा इसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि अगर इस चालक में धारा I बह रही है, माना ये प्लस है और ये विभवांतर लगाना यानी कि बैटरी लगाना, है ना। तो हमने माना यहाँ पे बैटरी लगा दी, ये चालक है और इसके सिरों पर हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी जो भी विभवांतर दे रही है। अब इस सिरे पे हो गया प्लस और इस पे हो गया माइनस। तो अब जैसे हम इस पे विभवांतर लगाते हैं तो इसमें एक धारा बहेगी और यह धारा विभवांतर के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगी। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये है ना, माना ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा E इधर है तो इसकी विपरीत दिशा इधर, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर कर रहे हैं गति तो धारा की दिशा क्या होगी, है ना। तो इसके फिर से सुन लो, यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न करें तो उसमें उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए या आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I या फिर V इक्वल टू RI, जहां R क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, और R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। अगर हम वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक के सिरों के बीच लगाए विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसे, देखो, माना ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक है ना। अब हमने इसको मान लिया, x अक्ष को क्या मान लिया, v, और y अक्ष को मान लिया I। तो अगर हम इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और ये आपने कक्षा 10 में प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया है। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं
जैसे ताप दाप आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें उत्पन्न धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। और ओम का नियम सदैव किसके लिए सत्य है? धात्विक चालकों के लिए। तो ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ये तो समझ में आ गया आपका। अब ओम का के नियम की क्या करेंगे? ओम के नियम की उत्पत्ति। वैसे ये चित्र आगे भी काम आएगा आपके। आप लिखेंगे ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है तो फिर से हमें एक चालक तार लेना पड़ेगा। ये लिया हमने एक चालक तार। ठीक है। और इसके सिरों के बीच लगाया हमने एक बैटरी विभवांतर के लिए। ठीक है। इसमें है मुक्त इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, है ना। हम जानते हैं धारा का प्रवाह क्या कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। अब ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में होगा, ऐसे। अब धारा का दिशा कैसे, धारा का प्रवाह कैसे होगा? वैद्युत क्षेत्र कैसे होगा? ई, इस दिशा में, है ना। और धारा का प्रवाह ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया। तो हम कहेंगे माना एक धातु चालक की लंबाई क्या है? L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। इस एक धातु चालक है ये और इसकी लंबाई कितनी है? L है। और इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? ये कितना है? A है। ठीक है। इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर, इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर क्या हो जाएगा? इसमें उत्पन्न धारा क्या है? माना I है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, जो ये तार है इसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो? N हो, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, आपने अनुगमन वेग पढ़ा है इससे पहले, अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ी है ना। तो उसके आधार पर अनुगमन वेग क्या हो जाएगा? I इक्वल टू माइनस NE AVD। ये हो गया अनुगमन वेग, समीकरण नंबर 1। इसके बाद यदि तार की लंबाई क्या है? यदि तार के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इस तार के भीतर प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो आपने वैद्युत क्षेत्र जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो वैद्युत क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। हमने क्या पढ़ा था? dV, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस dV अपॉन dx। dx लंबाई है, dV विभव है, और यानी कि हम इसे ऐसे, अगर हम इस तार के परिप्रेक्ष्य में लिखें तो E इक्वल टू V, और तार की लंबाई क्या है? L, है ना। तो क्या हो जाएगा? आप लिखेंगे तार के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तार के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या है? E इक्वल टू V अपॉन L। हो गया। ये हो गया आपका
समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अनुगमन वेग क्या है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -e। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, m होता है, m मान लेते हैं हम। तो अनुगमन vd, अनुगमन वेग vd और टो में संबंध। तो आप लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, सीधे लिख लो अनुगमन वेग vd तथा शांतिकाल t में संबंध। अनुगमन, ये भी हम पहले निकाल चुके हैं, वेग vd तथा किसमें, श्रांतिकाल, श्रांतिकाल टो में संबंध। तो क्या होता है, आपको पता है, हमने पहले निकाला है vd इक्वल टू -e टो अपॉन m इंटू e। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब समीकरण 1 में vd का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 3 से vd का मान रखने पर I इक्वल टू -NEA, और मान रखने पर vd का मान क्या है, -e टो m इंटू e। अब देखो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे माइनस नहीं, और e स्क्वायर n e स्क्वायर टो अपॉन क्या हो जाएगा, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू a e। अब समीकरण 2 से e का मान रखने पर, समीकरण 2 से e का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू n e स्क्वायर टो अपॉन m इंटू a, और e की जगह होगा v अपॉन l। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए सीधे सीधे, क्या कि भाई हमने v, ओम का नियम आपको पता है, v इक्वल टू आई आर, है ना, v इक्वल क्या होता है, आई आर। तो हम सीधे सीधे इसमें v और i को एक तरफ करेंगे, v ये है बटे i होगा तो हमें r मिल जाएगा, है ना। तो हम इसका पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर हम किस तरह से करेंगे देख लीजिए। v है इसकी पहली तरफ v, और इसके नीचे आ गया r, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो सीधे उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा m अपॉन n e स्क्वायर टू, और l ऊपर चला जाएगा बटे a। पक्षांतर कर दिया क्योंकि हमें v अपॉन i चाहिए। अब आप जानते हैं v अपॉन i के लिए ये मान आ रहा है। अब इस मान को गौर से देखिए, इस मान में m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बदलता तो नहीं है, 9.1 गुणा गए 10⁻⁻34 किलोग्राम, है ना। तो ये तो हो गया नियतांक। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना बड़ा आपने चालक लिया है आपको पता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश,
इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये भी चेंज नहीं होगा। और प्रत्येक पदार्थ के लिए टो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग होता है, लेकिन एक ही पदार्थ के लिए क्रांतिकाल टो क्या होगा, नियत होगा। L आपने जितना तार लिया है उतना ही रहेगा, और A जितना मोटा तार लिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उतना ही रहेगा। यानी कि ये पूरी अमाउंट क्या है, एक नियतांक है। ठीक है ना। निश्चित भौतिक अवस्थाओं, ताप, दाब आदि पर दिए गए चालक के लिए ये क्या होगा, एक नियतांक होगा। तो आप लिखेंगे निश्चित भौतिक अवस्थाओं पर भौतिक अवस्थाओं पर क्या है, दिए गए चालक के लिए, पर दिए गए चालक के लिए क्या होगा, ये m/n(e²) टो L/A बराबर एक नियतांक होगा, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। आप इसको लिख सकते हैं नियतांक, और जिसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल R से। तो कुल मिलाकर R बराबर क्या हो गया है, mL/ne² टो A। ठीक है ना। अब ये मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R बराबर V/R। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, R नियतांक रखने पर या फिर हम कह सकते हैं V/I/R, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V/I/R। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। यही क्या है, ओम का नियम है। और आपको बाद में जब मैं आपको प्रतिरोध के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नियतांक R प्रतिरोध है किस पे निर्भर कर रहा है, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। बाकी चीजें तो क्या है, नियत हैं। तो ओम के नियम से हमने ओम के नियम का निगमन किया है, किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। और इसमें जितने भी आपने मान रखे हैं वो सिर्फ छोटी सी बात पे निर्भर करते हैं। किस चीज पे, हमने एक क्या लिया है, चालक तार लिया है, उसके सिरों के बीच हमने विभवांतर स्थापित किया है, माना चालक की लंबाई जो लिया है उसकी लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। और जैसे ही हम उसमें वोल्टेज लगाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और उसका एक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। और जो धारा प्रभावित होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती निकाली हमने, विभव के अनुक्रमानुपाती, यानी कि V/I। जैसे जैसे हम विभव बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा बढ़ती जाएगी। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि ओम के नियम की उत्पत्ति कीजिए।